स्वागत है आपका। मैं धनंजय सिंह एग्ज़ाम मार के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमने स्टार्ट किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और आज उसका तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट से हमने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से और आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ और कुछ थ्योरीज़ हैं जो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और लगभग ये यूनिट हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ मतलब एक डिजीज़ की हिस्ट्री क्या होती है। अगर डिजीज़ अगर कोई भी, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कोरोना का। जैसे अगर कोरोना आया था तो उसकी हमने हिस्ट्री पूरी जाननी शुरू की कि वो पहले आया, उसके बाद से उसके साइन सिम्टम क्या थे, कितना इंक्यूबेशन पीरियड ले रहा था, कितने लोगों का डेथ हो रहा था। तो पूरी एक हिस्ट्री हम देखते हैं किसी भी कोई न्यू डिजीज़ का, तो जिससे हमको आसानी होता है इसकी स्टडी करने में, उसके ट्रीटमेंट में आसानी होती है। और हाईली वैक्सीनेशन के लिए हमें वैक्सीन जब हम उसके लिए तैयार करते हैं तो वो हिस्ट्री बहुत ही काम आती है। तो उसी को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, यानी कि अगर कोई बीमारी है स्टार्ट हो रही है, अगर डिजीज़ फॉर्म हो रहा है आपका, तो उसको नेचुरली ऐसे होने दीजिए, है ना। अगर उसको ट्रीटमेंट इंटरवेंशन नहीं दिया जा रहा है, अगर ट्रीटमेंट के एब्सेंस में वही आपका इंटरवेंशन के एब्सेंस में अगर वो नेचुरली फॉर्म में डिजीज़ चलती जा रही है, तो जो उसका आउटकम निकल रहा है, मतलब उसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा करके उसको रोकने की कोशिश नहीं किया है, तो वो हमें हिस्ट्री उसकी पता चल जाएगी कि क्या है। तो वही कर रहा है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज रिफर टू एज प्रोग्रेस ऑफ डिजीज प्रोसेस इन अ पर्सन ओवर टाइम इन द अब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। अब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन यानी कि कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, कोई इंटरवेंशन नहीं करना है, नेचुरली वो चीज़ें होती रहेंगी। तो आपका ये नेचर ऑफ तो आप हिस्ट्री के डिजीज़ की हिस्ट्री को आप जान सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्म द अकरेंस ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी, रिकवरी ऑफ डेथ विदाउट एनी इंटरवेंशन इज द नोन एज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। The natural history of disease is the sometime said that start of the moment of the exposure to casual agent। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि दो तीन चीज़ें इसमें है आपका, रिकवरी ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी विदाउट एनी इंटरवेंशन। अगर उस डिजीज़ को हम नहीं रोकते हैं, अगर तो पहले तो क्या करेगा ये, मान लीजिए डिजीज़ हो गया, ठीक, डिसेबिलिटी हो गई। अगर आप नहीं रोकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनका काम तमाम हो जाएगा, यानी कि इनका ये डेथ तक आप लेकर चले गए। तो तीन चीज़ें हैं इसमें। अब ये कब होगा, कब ये कंडीशन आ सकती है, जब आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं अपना रहे हैं, इनके एब्सेंस में ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो डिजीज़ आपको देखेगी नेचुरली फॉर्म में। ठीक, तो ये हमारा है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ये डिफिनेशन है। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। बढ़ते हैं। दो तरह के होते हैं, पहला प्री पैथोजेनेसिस और दूसरा होता है पैथोजेनेसिस। इसमें पहला प्री पैथोजेनेसिस दिया है, यानी कि प्री पैथोजेनेसिस डिजीज होने से पहले की स्थिति बता रहा है। मतलब कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आपका एजेंट, इन्वायरमेंट और होस्ट, यानी कि प्री पैथोजेनेसिस का ये हुआ कि अभी रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, इसमें आपका द डिजीज इज द एजेंट नॉट इंटर द होस्ट ऑफ बॉडी, इन्वायरमेंट ऑफ द फैक्टर आर द फेवरेबल फॉर द इंटरेक्शन विद एजेंट एंड होस्ट। यानी कि जो आपका एजेंट है, जो आपका एजेंट है
वो अभी कहाँ होस्ट में एंट्री नहीं लिया है, वो होस्ट में एंट्री नहीं लिया है, अभी वो कहाँ है, इन्वायरमेंट में है। कहाँ है, इन्वायरमेंट में है। यानी कि ये पहले जब ये एंट्री ले लेगा इसमें, तब ये पैथोजेनेसिस वाला आ जाएगा, यानी कि हम पहले ही इसको रोक दे रहे हैं। डिजीज रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर तो आपको दिख रहा है, रिस्क फैक्टर है। चलिए क्लाइमेट में हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंट में, एक वातावरण में आपको रिस्क फैक्टर तमाम तरीके देख रहे हैं। पॉल्यूशन है, एयर है आपका, और तमाम तरह एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट है, सभी हैं। लेकिन अभी वो किसी होस्ट में एंट्री नहीं किया, किसी पर्सन में नहीं गया है, ठीक। उससे पहले की ये कंडीशन है। तो प्री पैथोजेनेसिस का यही मतलब हुआ, डिजीज एजेंट नॉट इंटर होस्ट बॉडी। समझ में आया? होस्ट के बॉडी में इंटर नहीं किया है एजेंट, इज प्री पैथोजेनेसिस, ठीक। लेकिन रिस्क फैक्टर जो है आपका वो है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो पैथोजेनेसिस, ये आपका पैथोजेनेसिस फेज स्टार्ट व्हेन द एजेंट एंट्री इन द होस्ट। एक सिंपल सा एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो इसमें प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस, ठीक। तो प्री पैथोजेनेसिस जैसा कि हमने बताया है आपको कि आपका जो एजेंट है वो अभी इन्वायरमेंट में तो है, वातावरण में अभी है, बट वो होस्ट में एंट्री नहीं लिया है, अभी होस्ट में नहीं गया है, ठीक। तो वो हमारा प्री पैथोजेनेसिस में आता है। अब इसमें क्या है, पैथोजेनेसिस कहाँ है, जब एजेंट होस्ट में, होस्ट आपका एनिमल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, तो अगर उसमें एंट्री लेता है तो एजेंट इंटर द होस्ट, ठीक। एजेंट होस्ट इंट्रैक्शन, अब उनका इंट्रैक्शन हो रहा है ना, उनमें इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, उसके बाद से डिजीज काज करेगा, धीरे धीरे प्रोसेस उनका स्टार्ट रहेगा। इम्यूनिटी अगर जो कमजोर है तो पहले साइन सिम्टम दिख जाएंगे, इम्यूनिटी थोड़ा सा उनका सही है तो थोड़ा लेट में आएगा साइन सिम्टम, उसके बाद से साइन सिम्टम आपका दिखना स्टार्ट होगा। अब पैथोजेनेसिस में साइन सिम्टम आपका इलनेस अगर हो गई है, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप अर्ली डायग्नोसिस आपका हो जा रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिकवरी आपकी हो सकती है। अगर जो आप जो होता है ना प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी, जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो जिसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन जब आता है तो इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, फंडामेंटल में भी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन। इसमें अगर अर्ली हम डिटेक्शन कर लेते हैं, और अर्ली डिटेक्शन करके मतलब डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, डायग्नोसिस अगर कर ले रहे हैं आप, ठीक, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले रहे हैं, तो वही बात हुई, अगर ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर ले रहे हैं तो रिकवरी हो जाएगी। अगर जो दोनों में से दोनों अगर मिस कर दिया जा रहा है तो डिसेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। डिसेबिलिटी में अगर जो आप टर्सरी प्रिवेंशन नहीं प्रोवाइड कर सके तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो कंडीशन समझ में आई। प्री पैथोजेनेसिस, होस्ट आपका रिस्क फैक्टर तो है बट अभी आपका होस्ट में एंट्री नहीं किया है। पैथोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस कहां हो रहा है, होस्ट के अंदर, नहीं भूलना है, प्रोसेस कहां हो रहा है, होस्ट के अंदर हो रहा है। जितने भी एंट्री किया, इंट्रैक्शन हुआ, साइन सिम्टम दिखा, उसमें इलनेस, रिकवरी एंड डिसेबिलिटी और डेथ हो सकती है। पेपर में पूछा जाता है कि कई बार पूछा गया है, जो प्री पैथोजेनेसिस है इसको मतलब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम कहाँ रख सकते हैं, ठीक। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम वही तो करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, आपका हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशन के लिए हम लोग बताते हैं, स्पेसिफिक में आपका आ जाता है इम्यूनाइजेशन, मतलब स्पेसिफिक उस वायरस के लिए, स्पेसिफिक जैसे पोलियो है तो स्पेसिफिक हम पोलियो के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो यानी कि हम लोग पहले ही पता है
कि पोलियो वाली चीज़ें हैं अगर इन्वायरमेंट में, तो हम उसको पहले ही रिस्क फैक्टर को जान के ही पहले ही हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ले ले रहे हैं। यानी कि हम डिजीज़ होने नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा, डिजीज़ हम होने नहीं दिए, यानी कि हम पैथोजेनेसिस तक नहीं गए, है ना, होस्ट में। उससे पहले हमने वैक्सीनेशन ले लिया, उससे पहले हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले लिया, हेल्थ को प्रमोट कर लिया, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया, है ना, तो हम पैथोजेनेसिस में नहीं गए। तो सिंपल सी एकदम साधारण भाषा में है, ये समझ में आ गया आपका। प्री पैथोजेनेसिस में आपका एजेंट होस्ट या अभी कहाँ है, ये इन्वायरमेंट में स्थित है आपका, ठीक। और पैथोजेनेसिस में होस्ट के अंदर एंट्री कर गया है, ये समझ में आया। तो वही है, पैथोजेनेसिस है स्टार्ट एजेंट इंटर द होस्ट। ध्यान देना, कहां, इंटर होस्ट, ठीक। आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ द पैथोजेनिक मल्टीप्लाई एंड द काज ऑफ फिजियोलॉजिकली चेंजेस द थ्रू द पीरियड ऑफ द इंक्यूबेशन। अब समझ में आया, जब एंट्री कर जाएगा बॉडी में तो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है, अपना बढ़ाएगा, फिजियोलॉजिकली चेंज होंगी आपके बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और उसके बाद से उसका बोले तो है एक इंक्यूबेशन पीरियड है उसकी आएगी। जैसे देखो, जब इम्यूनोलॉजिकल ट्रायड हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आपका 3 तो होता है, एजेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और होस्ट हो गया। एक आता है टाइम भी आता है, ठीक। तो जब उसमें जैसे आपका एजेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और होस्ट हो गया, अगर इसमें टाइम आ रहा है, ठीक, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड को ही तो दर्शा रहा है। मतलब कि ये एक टाइम भी आपका उसी में काम कर रहा है, ट्रायड वाले में। इसको ट्रायंगल कहते हैं, एपियोलॉजिकल ट्रायंगल कहते हैं। अगर ये तीनों ट्रायड है तो वही इंक्यूबेशन पीरियड उसमें आ रहा है, ठीक। देयर आर द 2 स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस, एक आता है इसमें अर्ली और एक आता है लेट पैथोजेनेसिस। ध्यान देना, एकदम सिंपल सा छोटी एकदम भाषा हम समझाएंगे, कभी भूलेगा नहीं। अर्ली यानी कि ये इसमें सिम्टम नहीं दिखते हैं, प्री सिम्टमेटिक होता है, ठीक, इसमें सिम्टम नहीं आते हैं, ठीक। लेट पैथोजेनेसिस में क्या होता है, आपका दोनों चीजें दिखने लगती हैं। यानी कि जब हम बात करें टर्सरी प्रिवेंशन की, तो टर्सरी प्रिवेंशन में आपका साइन सिम्टम दिखने लगा था, जैसे हम पिछले साल जिसमें हमने समझाया था, जो आपका टर्सरी प्रिवेंशन आ रहा था, इसमें देखिए साइन सिम्टम दिखने रहा था, डिसेबिलिटी आपकी आ रही थी। इसमें टर्सरी प्रिवेंशन में हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, ये सब चीजें आती हैं। तो ये आपका पैथोजेनेसिस में यही कहना चाहता है इसमें कि लेट पैथोजेनेसिस में आपका साइन एंड सिम्टम दिखने लगता है, ठीक, साइन एंड सिम्टम दिखने लगेगा। इसमें साइन सिम्टम अभी नहीं दिखता है। द क्रोनिक डिजीज ऑफ द अर्ली फेज ऑफ डिजीज हैविंग द लेस साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड प्री सिम्टमेटिक फेज। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? पैथोजेनेसिस और प्री पैथोजेनेसिस में हम लोगों ने चीज़ें क्लियर कर ली है। प्री पैथोजेनेसिस में आपका जो एजेंट रहेगा अभी कहाँ है, होस्ट में एंट्री नहीं लिया है, अभी वो इन्वायरमेंट में स्थित है। और प्री पैथोजेनेसिस में एंट्री कर चुका है होस्ट के अंदर, वहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है, साइन सिम्टम दिखा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिजियोलॉजिकली चेंज हो रही हैं चीज़ें, ये सब कहाँ आपको दिखेगा, पैथोजेनेसिस में। क्लियर है? आगे बढ़ें। ये क्लिनिकल स्टेज ऑफ डिजीज, इसमें कुछ नहीं है, वही आपका हम साइन एंड सिम्टम को पहचानने लगते हैं, वो दिखने लगता है इसमें, और उसके बेसिस पे आपका साइन एंड सिम्टम वेयर द अपीयर ऑफ द डिजीज आर ऑलरेडी लेट ऑफ द प्री पैथोजेनिक स्टेज में। पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, एक अर्ली था, लेट था, जिसमें आपका साइन सिम्टम दिखने लगता है। तो क्लिनिकल स्टेज वही आता है जिसमें दिख के उसके बाद से हम उसके ट्रीटमेंट पे, डायग्नोसिस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अगर नहीं ट्रीटमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं, पहले अर्ली डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका अगर हम कर ले रहे हैं तो रिकवरी हो जाएगी, अगर नहीं कर पा रहे हैं डिसेबिलिटी हो जाएगी और डेथ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें।
कुछ थ्योरी दिया हुआ है, जिसमें 2 थ्योरी आपकी पूछी गई है एग्जाम में, 2 नंबर में आ चुका है, तो इसको हम कवर करेंगे। जर्म थ्योरी तो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, रॉबर्ट एंड लुइस पास्टर जी ने दिया था। बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, ये मतलब एक समय ये आया था कि जब जर्म थ्योरी के हुआ तो माइक्रोब हुए, वायरस, बैक्टीरिया जो भी मतलब उसमें आते थे, तो जो जर्म की वो चीज़ें आई, तो माइक्रोब इज द जर्म विच द स्पेसिफिक फॉर द डिजीज एंड मस्ट एबल टू द आइसोलेट ऑफ द माइक्रोब फॉर द डिजीज एंड द ह्यूमन बीइंग। मतलब किसी पर्टिकुलर अगर डिजीज के लिए अगर काज की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे पोलियो का हुआ तो स्पेसिफिक की बात हम कब करते हैं, अगर वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं तो स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि यानी कि पर्टिकुलर हम पोलियो का ही वैक्सीन दे रहे हैं। तो स्पेसिफिक आपका प्राइमरी प्रिवेंशन की जब बात हम करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 होता है, एक होता है आपका हेल्थ प्रमोट करने के लिए, दूसरा होता है क्या, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में यानी पर्टिकुलर उस माइक्रोब, पर्टिकुलर उस वायरस, पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस, उन पे हम बात करते हैं। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, रॉबर्ट और लुइस पास्चर जी ने। अगला देखते हैं हम, वेव कशन थ्योरी। ठीक है, ये थोड़ा सा पूछा हुआ है अच्छे से, और ये कंपटीशन में पूछा हुआ है, पिछले साल ये नॉर्सेट में भी पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम अच्छे से समझाते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैकमोहन पैक जी ने दिया था इसे, और वेब मतलब क्या है, ये जाला, जो मकड़ी का जाला होता है ना, तो वही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि होता क्या, जैसे मान लीजिए अस्थमा, किसी को अस्थमा हुआ है, तो इसके क्या मल्टीपल फैक्टर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर क्या हो सकते हैं अस्थमा होने के। ठीक, तो ऐसे हम निकालते हैं नॉर्मल से। जैसे मान लीजिए ऑक्यूपेशन अगर बात करें, ठीक, ऑक्यूपेशन यानी कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक, तो वहाँ से भी अस्थमा हो सकती है। कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है, सीमेंटिंग फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो एक फैक्टर तो आपका यही निकल गया। अब दूसरा हो गया, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक, दूसरा फैक्टर तो यही हो गया। तीसरा हम बात कर सकते हैं, अगर जो मान लीजिए वो अपने डाइट पे नहीं ध्यान दे रहा है, तो लाइफ स्टाइल उसकी गड़बड़ है। क्या है, लाइफ स्टाइल उसकी गड़बड़ है। ठीक, तीसरा ये हो गया। उसके बाद से क्या है कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, उनके फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है अस्थमा था पहले, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है। ठीक, तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। ठीक, फैमिली हिस्ट्री तो देख रहे हैं ना, मतलब एक अस्थमा है, इसमें कैसे और भी हो सकता है। मान लीजिए ड्रग की बात करें, कोई ड्रग ऐसा है, ड्रग की वजह से तो इनको हो सकता है। तो वही है कि काम तो कर रहे हैं फैक्ट्री में, ऑक्यूपेशन वर्क इनका कुछ है, जहाँ पे सीमेंटिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सीमेंटिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक, या सीमेंटिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, फैक्टर बन गया, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकती है। स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कहीं सोशल प्लेस पे स्थित है, नहीं स्मोकिंग कर रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव स्मोकिंग 2 तरह का होता है। तो पैसिव स्मोकिंग के द्वारा भी इनको अस्थमा हो सकता है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री में कोई इनके फैमिली में कोई पहले अगर अस्थमा का पेशेंट रहा हो तो उससे भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल इनकी सही नहीं है, उसके वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ठीक, तो कुल मिला जुला के इसी में टोटल कहने की बात यही है, नंबर ऑफ द रीजन ऑफ द पर्सन डेवलप द डिजीज, नॉट ओनली काज कैन डी डेवलप ऑफ द डिजीज, देयर आर मेनी अदर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द फैक्टर। आ गया समझ में? ठीक, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, हमने बता भी दिया है। बाकी इसमें ईच फैक्टर हैव द ओन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द काजिंग ऑफ द डिजीज, ऑल फैक्टर इंटरेक्टेड विद द ईच अदर लाइक ऑफ द वेब ऑफ स्पाइडर एंड द मॉडिफाइंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर। कुछ और समझाने की जरूरत है इसमें। वेव कशन थ्योरी हमको समझ में आएगा, लिखा जाएगा। मल्टीपल फैक्टर की बात करता है, क्या करता है ये, मल्टीपल फैक्टर की बात करता है। ठीक, ध्यान रहेगा, बहुत सारे फैक्टर को मिला के एक अस्थमा। ऐसे भी हम
किसी हार्ट पेशेंट को अगर कोई डिजीज है या फिर हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, उनकी लाइफ स्टाइल नहीं सही है या फिर फैमिली हिस्ट्री है, तो किसी भी डिजीज का आप वेव क्वेश्चन थ्योरी आप निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ अब स्टार्ट होता है हमारा क्या, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मेनली आपका ये, मतलब अभी तो बहुत सारी बुकों में दो ही तरह का दिया है, लेकिन एक एडवांस आया हुआ है, ठीक, तो उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं होता क्या है। ये आपका हो गया एजेंट, ये हो गया आपका एनवायरनमेंट, और ये हो गया आपका क्या, होस्ट, ठीक। अब इसमें जो एजेंट है ये भी बटा होता है, किसमें, फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है, ठीक। फिजिकल में टेम्परेचर आ जाएगा आपका, कोल्ड, ठीक। केमिकल में ध्यान देंगे हम, केमिकल में दो तरह का, कितने, दो तरह का, पहला एंडोजीनियस, ठीक, दूसरा एक्सोजीनियस, ठीक, समझा रहे हैं बस। एंडोजीनियस का मतलब हुआ यानी कि इनसाइड द बॉडी, ठीक, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी सीधे लिख देते हैं, इनसाइड बॉडी, ठीक, इनसाइड बॉडी। इसमें क्या आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे यूरिक एसिड, एक्सोजीनियस। केमिकल एजेंट में ये आपके सारे एजेंट है। इसमें एक्सोजीनियस में क्या आ सकता है, एग्जाम्पल पे आपका डस्ट आ सकता है, एयर में और भी कोई पॉल्यूशन हो, या फिर गैसेस की बात कर सकते हैं, उसमें कुछ हो आपका, और फ्यूम, तो समझ में आया इसमें। अब आते हैं बायोलॉजिकल में, और ध्यान देना एजेंट ये जो होते हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल एजेंट में आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स ये आ सकते हैं, ठीक। तो समझ में आया, एजेंट में फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल में टेम्परेचर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है आपका। केमिकल में दो हो सकते हैं, एंडोजीनियस हो सकता है, एक्सोजीनियस हो सकता है। एंडोजीनियस में इनसाइड द बॉडी, जैसे यूरिक एसिड हो सकता है, ये भी आपका एजेंट फैक्टर का काम करता है। दूसरा हो सकता है एक्सोजीनियस, डस्ट और एयर हो सकता है, कोई गैस हो सकती है। उसके बाद से बायोलॉजिकल में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये आ सकते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे, ये क्या हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है फिजिकल, ठीक, बायोलॉजिकल, ठीक। फिजिकल में इसमें आपका टेम्परेचर, रेडिएशन आपका आ गया, सनलाइट,
बायोलॉजिकल में एनिमल भी हो सकता है आपका, एनिमल भी हो सकता है आपका, मैन हो सकता है, प्लांट हो सकता है। ठीक, समझ में आया। होस्ट में आपके डेमोग्राफिकल की बात करते हैं अगर जो हम, तो इसमें सेक्स के आधार पे, सॉरी, और एज, तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आपका उसके बाद से लाइफ स्टाइल, ठीक। तो समझ में आया। एक चीज़ रिपीट करते हैं फिर से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्राइड में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। एजेंट में फिजिकल में टेम्परेचर कोल्ड हो गया आपका, केमिकल में एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, जिसमें आपका इनसाइड द बॉडी की बात करें तो यूरिक एसिड आ गया, और एक्सोजीनियस में डस्ट और एयर, गैस एंड फ्यूम। और उसके बाद से इन्वायरमेंट में बात करें तो फिजिकली आपका टेम्परेचर, रेडिएशन हो गया, सनलाइट हो जाएगा आपका, और बायोलॉजिकल में एनिमल हो जाएगा, मैन हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें माइक्रोब्स में हो गया, माइक्रोब में सारे वायरस, बैक्टीरिया, ये हो गए। समझ में आया। तो इसमें यही है, एपिडोलॉजिकल ट्राइड से द होस्ट एजेंट कैन नॉट काज द डिजीज, फेवरेबल इन्वायरमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड ऑफ द बैक्टीरिया काज ऑफ द इन्फेक्शन इन द होस्ट। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है टीबी का, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की बात करते हैं हम उस पर, और डिजीज काज कर देता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट उसको मिलता है। तो समझ में आया। आगे बढ़ सकते हैं। यही है दिया हुआ है आपका इन्वायरमेंट में एजेंट और होस्ट, इसमें हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसमें बायोलॉजिकल हो जाएगा इसमें, जिसमें आपका मैन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, होस्ट हमने पढ़ा ही है, एजेंट हमने पढ़ा ही है। इस होस्ट में आपका मैन हो सकते हैं, ये पूरा क्लाइमेट आपका दिया हुआ है। एजेंट में आपके वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स या फिर केमिकल एजेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा ख़त्म हुआ क्या, आपका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ हमने पढ़ लिया, उसके कुछ थ्योरी थे, थ्योरी का भी कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता क्या है, तो दो डेफिनेशन दिया हुआ है। अप्रोचेज एंड एक्टिविटीज एम द रिड्यूसिंग द लाइकहुड ऑफ दैट अ डिजीज और डिसऑर्डर will affected and individual interpreting showing the progress of disorder reducing disability। यानी कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अगर जो कोई डिजीज या कोई एजेंट, रिस्क फैक्टर अगर आता है, अगर हम उसको 4 लेवल में, यानी कि एक तरीके से सिंपल सी भाषा करें, 4 टाइम पे अगर हम उसको रोक लेते हैं, 4 टाइम पे, लेवल अभी छोड़ दीजिए, उतना ऊपर मत सोचिए, 4 टाइम पे हम उसको रोक लेते हैं, तो आपका क्या नहीं हो सकता, डिसेबिलिटी नहीं होगी आपकी, डिजीज आपका डेथ नहीं होगा। ठीक, वो 4 टाइम कौन कौन से होते हैं, वो 4 टाइम कौन कौन से होते हैं, जिस वक्त पे हम वो चीज़ें अपना लें तो हम डिसेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, डेथ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, डिजीज़ नहीं हमें होगा, उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे। तो उसी की बात करता है।
जिसमें रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द डिजीज और द डिसऑर्डर विल अफेक्टेड द इंडिविजुअल इंटरप्रेटिंग और द शोइंग द प्रोग्रेस ऑफ डिसऑर्डर एंड रिड्यूसिंग द डिसेबिलिटी। समझ में आया? आगे बढ़ें। WHO का डिफिनेशन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें ऐड करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक, रिस्क फैक्टर, उसके बाद से ये आपका डिजीज है, डिसेबिलिटी क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी, और उसके बाद से लास्ट में मोड ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या आता हमारा? प्रीमोडियल की बात करते हैं। अब प्रीमोडियल क्या हुआ कि मतलब रिस्क फैक्टर तो आया, ठीक, अभी चलिए ठीक है, एनवायरनमेंट में मौजूद है आपका, लेकिन अब अभी होस्ट में एंट्री नहीं किया। आप बहुत पहले ही उस चीज़ को लेके एजुकेट हो जा रहे हैं, बहुत समय पहले, मतलब रिस्क फैक्टर एंट्री अभी नहीं किया, आया ही नहीं एनवायरनमेंट में, हमको पता है कि हाँ इस चीज़ से हमें ये हो सकता है, उससे पहले ही हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला ले रहे हैं। हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारी ओबेसिटी नहीं बढ़ रही है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट कर दे रहा है। तो उसमें क्या नीड हम ले रहे हैं, यानी कि कोई हमें एजुकेट कर रहा है, कोई हमें नॉलेज दे रहा है, कोई हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वही आता है। इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर नहीं आया है, ये भी आपका तो डिजीज़ होगा ही नहीं, डिसेबिलिटी भी नहीं होगी। मोड ऑफ इंटरवेंशन में क्या हम देते हैं, एजुकेशन। क्या देते हैं, एजुकेशन। ठीक, ये हमारे क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है आपके डिजीज में। ठीक, तो ध्यान रहा, लेवल, रिस्क फैक्टर, डिजीज, डिसेबिलिटी, मोड ऑफ इंटरेक्शन। इसमें आ गया। दूसरा आते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में अब क्या हुआ कि रिस्क फैक्टर जो है आपका वो आ चुका है, रिस्क फैक्टर आ चुका है, यानी कि प्रेजेंट है, ये इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट है, लेकिन आपको इसमें डिजीज नहीं होगी, एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। हम क्या इसमें इंटरवेंशन ले रहे हैं, इसमें हम क्या इंटरवेंशन ले रहे हैं, इसमें इंटरवेंशन में हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन रिस्क फैक्टर को होस्ट में एंट्री करने से पहले हम क्या कर ले रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट कर ले रहे हैं। किसके माध्यम से, एजुकेट होके या फिर न्यूट्रिएंट्स लेके। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर एक्सीडेंट मान लीजिए होने से पहले ही आप क्या कर ले रहे हैं, हेलमेट पहन ले रहे हैं, सीट बेल्ट लगा ले रहे हैं, तो ये है एक्सीडेंट तो होने वाला है।
आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, रिस्क फैक्टर तो है, बट उससे पहले आप क्या किए, अपने आप को प्रमोट कर लिए। ठीक, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आपको पता है आयोडीन की कमी से आपका जो घेगा जो बोलते हैं, ग्वाइटर जो होता है वो होने वाला, आप आयोडीन लेना चालू कर दिए, विटामिन ए लेना चालू कर दिए, आप इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर दिए, यानी कि रिस्क फैक्टर तो है। पोलियो का जो है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, मीजल्स का इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन उससे पहले ही आप क्या कर ले रहे हैं, रोटा वायरस प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन उसका रोटा का आप इंजेक्शन ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? वही है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ें, क्लियर रखना इसमें। इसके बाद मतलब ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तीसरा हम आते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, प्रिवेंशन। अब क्या हुआ, रिस्क फैक्टर तो आ गया, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, अब तो हो गया। ठीक, अब इसमें जो होता है, आप अर्ली डायग्नोसिस की बात करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस की बात करते हैं और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। चलो ठीक है, हमने डायग्नोसिस करवा लिया, हमने ट्रीटमेंट ले लिया, आपको डिजीज डिसेबिलिटी नहीं हुई, यानी कि अगर आप पहले अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो हो भी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि डिजीज और डिसेबिलिटी हो सकती है अगर आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं करवाएं, ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, यानी कि ये होना ही है, मान इसमें ये प्रेजेंट होगा ही। ठीक, डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, हम डिजीज पे ट्रीट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी नहीं होगी, रोक सकते हैं हम वहां पे। बात समझ में आ रही है? इसमें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं हम टर्सरी में। ठीक, चौथा हमारा क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर तो आ गया है, इसमें डिजीज भी हो रही है, डिसेबिलिटी भी हो रही है, यानी कि इसमें हम बात क्या करते हैं, दो चीजों पे, डिसेबिलिटी हो गई है। ठीक, हम इसको लिमिट करते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। टूट गया है पैर, उनका एक्सीडेंट हो गया, टूट गया है, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, मान लीजिए दवा करा दी उनका, या फिर हैंडीकैप हो गए हैं तो कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके उनको हम चला, मतलब कि डिसेबिलिटी पूरी तरीके से, डिजीज डिसेबिलिटी में उनका रोल जो है, समाज में जो भी उनका रोल हो, कोई जॉब कर रहे हो या फिर किसी फील्ड में काम कर रहे हो, उस रोल को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। किसको, डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं। ठीक, डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट, इसमें भी हम करेंगे, डायग्नोसिस तो मान लो इसमें कर ही लिए, इसमें भी ट्रीटमेंट चालू करेंगे, तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा चार्ट था जिसमें समझने में आसानी होगी, भूलेगा भी नहीं। ठीक, एक बार दोहरा देते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, डिजीज हो गया आपका, डिसेबिलिटी, मोड ऑफ इंटरवेंशन जिसमें प्रीमोडियल हो गया, जिसमें रिस्क फैक्टर अभी नहीं आया है, डिजीज नहीं होगा, डिसेबिलिटी नहीं होगी, और ये आपका एजुकेशन के माध्यम से उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें प्रेजेंट हो जाएगा, क्या रिस्क फैक्टर आ गया आपका, प्रेजेंट है, इसमें डिजीज डिसेबिलिटी अभी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ प्रमोट कर दे रहे हैं, हम अवेयर हो जा रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले रहे हैं हम, तो इसीलिए हम अभी डिजीज डिसेबिलिटी में नहीं जा रहे हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये सीधे डायरेक्ट बात करता है किस पे, अर्ली डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे बात करता है। अगर आप ले रहे हैं तो आप डिसेबिलिटी पे नहीं जाएंगे, नहीं लेते हैं तो डिसेबिलिटी आपका डिजीज हो ही सकता है। उसके टर्सरी प्रिवेंशन ये क्या करता है, लिमिट करता है किसको, डिसेबिलिटी को। समझ में आया? आगे बढ़ें, पीछे वाली स्लाइड। तो वही है, इसमें दिया लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपका और इंटरवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्रीमोडियल प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन देते हैं या मास एजुकेशन की बात करते हैं। मास एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि आप पूरे, अगर जो मान लीजिए किसी कम्युनिटी में कोई बीमारी फैली हुई है तो हम सबको अवेयर कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके कर रहे हैं। इंडिविजुअल एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर किसी फैमिली में अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसको जाके समझा रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं ना कि जिसमें
प्राइवेसी मेंटेन करनी रहती है, तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो भी डाटा रहता है उसको थोड़ा सा बहुत प्राइवेट करके रखना पड़ता है। तो इंडिविजुअल हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, मास एजुकेशन की बात करते हैं। दूसरा आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें क्या आता है, हेल्थ को हम क्या किए, प्रमोट किए, किसके माध्यम से, उनको एजुकेशन दिए, हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए, उनको और भी सारे एजुकेशन दिए। इसका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमने इम्यूनाइजेशन दिया, हमने आयोडीन युक्त नमक देने की बात की, और उसमें विटामिन ए कीमो उसमें दिया गया, जिससे हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हुआ। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस की हमने बात की, जिसमें प्रमोट ऑफ ट्रीटमेंट की बात की, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस जैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, जिसमें पहले ही हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर हमको पता चल जा रहा है तो यानी कि हम कैंसर तक नहीं पहुंचेगा चीज़ें, अर्ली हम डायग्नोस कर लिए हैं, वही का। टर्सरी प्रिवेंशन में आपका क्या आ गया, डिसेबिलिटी लिमिटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन, इसी की बात कर रहे थे। ये क्या करता है, लिमिट करता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब फिर से उसके रोल में लाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी डेली एक्टिविटी का वर्क रहता है। आगे बढ़ें। प्रीमोडियल प्रिवेंशन वही है, सारी चीजें बता दी हैं, एक बार रीड करते हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस और द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर पॉपुलेशन ग्रुप इन द विच दे हैव नॉट येट द अपीयर्ड, वही है। रिस्क फैक्टर तो है आपका, अभी अपीयर्ड नहीं रहा है। ओबेसिटी का वो एग्जांपल हमने बताया था, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इसमें लाइफ स्टाइल लाइक द स्मोकिंग, ईटिंग, द पैटर्न ऑफ द फिजिकल एंड एक्सरसाइज। अगर जो मान लीजिए फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ सकती है आपकी, तो पहले ही रिस्क फैक्टर से आने से पहले हम अपने आप को तैयार कर ले रहे हैं। प्रीमोडियल हो गया आपका। प्राइमरी प्रिवेंशन में एक्शन टेकन पीरियड टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज सिग्निफाई द इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिजीज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। याद है आपको, जब हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जब पढ़ रहे थे तो उसमें दो चीज़ें आई थी, क्या, पहला आया था आपका प्री पैथोजेनेसिस, दूसरा आया था पैथोजेनेसिस। उसमें हमने बताया था कि जब प्री पैथोजेनेसिस है तो जो ट्रायड जो आया था, ट्रायड में क्या है कि प्री पैथोजेनेसिस यानी कि अभी एजेंट जो है होस्ट में गया नहीं है, ठीक, तो वो अभी बाहर ही है, तो वही है प्री पैथोजेनेसिस। इंटरवेंशन ऑफ द यानी कि अभी वो रिस्क फैक्टर तो है, जाहिर सी रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन अभी एंट्री नहीं किया, आपको डिजीज नहीं दिखेगा इसमें। The prevention of the chronic disease such as the coronary heart disease or the hypertension of the cancer are the based on the elimination or modification of the mode of the intervention आपका health promotion और specific protection। डिटेल में हम इसकी बात करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन के दोनों। पहला आया हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में हमने क्या बात किया था, हेल्थ एजुकेशन का मोस्ट ये बहुत इफेक्टिव है। टारगेट इंक्लूड ऑफ द जनरल पब्लिक, पेशेंट, प्योरिटी ऑफ द ग्रुप, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कम्युनिटी एंड लीडर्स ऑफ द डिसीजन मेकर। यानी कि ये हेल्थ एजुकेशन कौन दे सकते हैं, बात ये मैं ये कहना चाहता है, हेल्थ एजुकेशन कौन दे सकता है, तो भैया हेल्थ एजुकेशन कोई केयर प्रोवाइडर ही दे सकता है, या फिर कम्युनिटी में कोई लीडर है जिसकी बातें लोग सुन रहे हैं वो आपको एजुकेट कर सकता है, डिसीजन मेकर होते हैं वो आपको बता सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी कम्युनिटी में मान लो कोई डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा ना कि आप पानी इकट्ठा मत होने दीजिए और नेट का प्रयोग करिए सोने से पहले। तो क्या होता है कि कोई अगर जो मतलब कम्युनिटी में लीडर है, अगर उसकी बातें लोग सुनते हैं तो उनको लाया जाता है और उनको बताया जाता है कि देखिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। या फिर नर्स जो होते हैं, केयर प्रोवाइडर में सभी आ सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं, आपके नर्स आ सकते हैं, तो वो लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि रिस्क फैक्टर तो है, यानी मतलब कि डेंगू तो है आपका, मलेरिया भी है, बट आप क्या कर दे रहे हैं, एजुकेट हो जा रहे हैं इन लोगों से। यानी कि आप जो वाटर है उसको इकट्ठा होने नहीं दे रहे हैं, ठीक, ये वहाँ रुक जाएगा, छिड़काव करा दे रहे हैं, ये वहाँ रुक जाएगा। तो हमने क्या किया, हेल्थ को प्रमोट कर लिया। इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन में क्या आ जाता है आपका, सेफ वाटर, प्रोविजन ऑफ द सेफ वाटर,
सैनिटरी आप लैट्रिन की बात कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट आप अब इसमें ध्यान देंगे। इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट तो है, ये क्या है आपका रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, ठीक, रिस्क फैक्टर ये भी प्रेजेंट है, ठीक। सेफ वाटर, वाटर भी आपका अगर गंदा है वो भी प्रेजेंट है, यानी कि ये भी रिस्क फैक्टर, यानी कि सब में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, जब आपको एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, यानी कि आप क्लीन वाटर लेने लग रहे हैं, ठीक, इंसेक्ट का इसके लिए आप छिड़काव कर दे रहे हैं, वो उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक। साफ सुथरे शौचालय का प्रयोग करने लग रहे हैं, है ना, प्रॉपर जो आपका क्या बोलते हैं ओपन ड्रेनेज है उसको सही कर ले रहे हैं। तो जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उसको आप सही कर ले रहे हैं, यानी कि अपने हेल्थ को आप क्या कर लिए, प्रमोट कर दिए। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इंप्रूव ऑफ द, इसमें दो चीज़ें, चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम्स, फूड ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो इंटरवेंशन इसमें न्यूट्रिशनल में ये आ गया कि अगर जो चाइल्ड को हाईली न्यूट्रिएंट्स अगर फूड हम देते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं, यानी कि उसके रिस्क फैक्टर के आधार पे अगर उसको हम फूड दे रहे हैं बच्चे को, जो कम्युनिटी में जिस तरीके की डिजीज़ फैली हुई है, जो नीड है उसे, उसके आधार पे हम उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके तहत हम प्रोग्राम के तहत अगर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो वहाँ की नीड है, तो उससे भी हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, लाइफ स्टाइल और बिहेवियर को चेंज करके भी हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, सारी चीज़ें हम पहले भी बता दी थी, इसमें भी क्लियर कर दिया। आगे बढ़ें। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विच इंक्लूड द सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हमने क्या दो चीज़ें देखी थी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या देखे थे, ट्रीटमेंट, माध्यम उसका कोई भी हो सकता है। तो वही बात कर रहा है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट विच इंक्लूड द सर्जिकल प्रोसीजर बेसिकली हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज एट इट बीइंग स्टेज ऑफ विल अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। इसमें दिया है द इंडिया मोस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वर द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ध्यान देना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज वन ऑफ द इम्परफेक्ट टूल्स कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मल्टीपल चॉइस में ये भी पूछा हुआ है कि चारों ऑप्शन दिया हुआ था लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, जिसमें सबसे अच्छा मतलब किसमें ट्रांसमिशन हम रोक सकते हैं, किसमें कंट्रोल कर सकते हैं, तो आता है क्या, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन। इज द कंपेयर ऑफ द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन इज मोर एक्सपेंसिव, इज लेस इफेक्टिव मेथड। इट इज द बेसिकली प्रिवेंट द डिजीज ऑफ लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई कन्फ्यूजन नहीं है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, हमने देख लिया है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। आगे बढ़े, मोड ऑफ इंटरवेंशन, इसमें है क्या, मोड ऑफ इंटरवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस, इन द अर्ली डायग्नोसिस आर द ऑल स्क्रीनिंग टेस्टेज आर द परफॉर्म द सच एज द पैप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राफी आपका। तो इसमें जब हम इसमें बात करते हैं तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस यानी कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक। पहले ही हम चीज़ों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका स्पोटम कल्चर ले सकते हैं, जैसे पैप स्मीयर दिया है, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, मैमोग्राफी करा सकते हैं। इसके द्वारा हम डिजीज को डायग्नोस कर रहे हैं। अर्ली मंथ आइसोलेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ द स्पोटम examine for the AFB all the national and state government of health program, all the surgical procedure include the minor or major procedure।
तो अर्ली डायग्नोसिस जान गए, जिसे हम डायग्नोस करके इन टूल्स के माध्यम से डायग्नोस करके इन टेस्ट के माध्यम से स्क्रीनिंग के माध्यम से हम पता करते हैं। ट्रीटमेंट में इट विल हेल्प शॉर्टर पीरियड ऑफ communicability and the reduce the mortality rate, will prevent the further occurring of the secondary cause any long term disability of dot therapy। यानी कि हमें पता चल गया, हमने स्पूटम कल्चर कराया, हमने टेस्ट करवाया, अगर उनको टीबी निकलती है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक। तो अगर पहले डायग्नोस हम कर ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि आप डिसेबिलिटी की तरफ, डेथ के तरफ आप नहीं बढ़ेंगे। आपका ट्रीटमेंट के हिसाब से आपका डिसेबिलिटी कम हो सकती है, आप डिजीज़ के तरफ नहीं जाएंगे, तो ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस ले सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ सकते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन की बात कर रहा है। टर्सरी प्रिवेंशन में टर्सरी प्रिवेंशन इंक्लूडिंग द ऑल मेजर टेकन आफ्टर द डिजीज एडवांस विद द एम ऑफ द रिड्यूसिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो टर्सरी प्रिवेंशन हमने स्टार्टिंग में क्या बात किया था, इसमें डिसेबिलिटी यानी कि जो डिसेबिलिटी है इसको हम क्या कर रहे थे, लिमिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लिमिट कर रहे थे, लिमिट कर रहे थे। इसमें क्या है कि रिस्क फैक्टर भी था, इसमें डिजीज भी हो रहा था, डिसेबिलिटी आ रहा था। तो इसमें हम मेनली फोकस क्या करते हैं, किन किन चीजों पे, फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड सपोर्ट ऑफ द केयर, ठीक। टर्सरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी अगर हो रही है तो उसको कम करने की, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी। फिजियोथेरेपी की बात कर रहा है, यानी कि जैसे अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी की बात करते हैं हम, डिजीज तो है उसे, ठीक, डिजीज हो गई है, डिसेबिलिटी भी दिख रही है। डिसेबिलिटी में और ज़्यादा ऐसी कंडीशन ना हो जाए जिसमें उसके जो ऑर्गन हैं, जो ऑर्गन उसके हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली ये स्ट्रक्चर गड़बड़ ना हो जाए, उस डिसेबिलिटी से स्ट्रक्चर ना गड़बड़ हो जाए, काम ना करना बंद कर दे, उसका जो फंक्शन है, रोल, वो ना, उसको लिमिट कर दे रहे हैं, हमें डिसेबिलिटी को और ज़्यादा लिमिट कर दे रहे हैं, ठीक। वही दिया हुआ है। फिजियोथेरेपी हो सकता है, सर्जरी के माध्यम से उसको रोक सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। मोर कॉस्टली देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन बट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द क्रॉनिक डिजीज। एक्सीडेंट हो गया, मेंटल हो गया, इलनेस हो गया और एडिक्शन हो गया, जिसमें एक्सीडेंट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, या मेंटल का लेते हैं। एक्सीडेंट में मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, अगर उनका एक्सीडेंट में पैर टूट गया, उनका मान लो लेग अगर उनका फ्रैक्चर हो गया है, अब इनका जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक, फिजियोलॉजिकली उनका वर्क नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होता है, आप रिहेबिलिटेशन अगर ले सकते हैं, रिहेबिलिटेशन की बात हम करते हैं, रिहेबिलिटेशन का, यानी कि उनका जो रोल है वो रोल हम बाधित हो जा रहा है, रोल उनका हो नहीं पा रहा, जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है। तो रिहेबिलिटेशन में भी आपके कई टाइप के आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन होता है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन होता है। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन में जो रिहेबिलिटेशन होता है, ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन में जो वो काम करते हैं, जो उनका रोल होता है, उनको उसमें वो काम करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। वोकेशनल में भी उनको समझाते हैं काम करने के लिए। तो यही चीज़ें हैं। टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या ध्यान देंगे, डिसेबिलिटी को लिमिट करेंगे, उनके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अगर चीज़ें चेंज हो रही है, ऑर्गन उनका एनाटॉमी, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, यानी कि डिसेबिलिटी की तरफ वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। मोड ऑफ इंटरवेंशन वही है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, द हेल्प ऑफ प्रिवेंट द ट्रांजिशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द इम्पावरमेंट टू हैंडीकेप, एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी। यानी कि
इम्पावरमेंट, इससे ये बनने में हम क्या करेंगे, रोकेंगे, लिमिट करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे। डिजीज हुआ, चलो ठीक है, उनको डिजीज हो गया है, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, डिजीज काज कर रहा है। अब इम्पावरमेंट आने की, उनकी जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकली चीज़ें चेंज हो रही है, उनका रोल जो है वो बाधित हो रहा है, उससे अब हम हैंडीकैप के तरफ जाने से रोकेंगे, हाँ, हैंडीकैप नहीं होने देंगे। तो उसमें फिजियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, वही कर रहा है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी कि हम लिमिट कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। रिहेबिलिटेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन एबिलिटी। दिस ट्रेनिंग कैन बी मेडिकल, वोकेशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल। वही चीज़ बताए ना, रिहेबिलिटेशन में आपके 3-4 टाइप के होते हैं। मेडिकल आप जानते ही हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे के या फिर मेडिकली चीज़ों से सही करके उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। वोकेशनल में उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। सोशल में अगर सोशल रिलेशनशिप उनका अच्छा नहीं है तो लोगों से और जुड़ाव उनका करके सोशल वाली चीज़ें उनकी सही कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल में भी वही आता है, काउंसलिंग करके उनकी चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक, तो वही एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, वॉकर लर्निंग वॉक ऑफ द आफ्टर द amputation joint of the replacement for the individual of the should of the provide the palliate the office care of the support of the quality of life। यानी कि किसी का अगर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है तो हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, डिसेबिलिटी लिमिट करेंगे और रिहेबिलिटेशन अपनाएंगे तो वो सही हो सकते हैं या फिर नहीं सही हो सकते हैं। तो वही तीनों चीज़ें आई थी आपकी, जिसमें डिसेबिलिटी हो सकती है, नहीं अगर सही हो पाए, नहीं अर्ली डायग्नोसिस हम कर पाए तो डेथ तक की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सारे पॉइंट हमने क्लियर किया। प्रीमोडियल चार होते हैं आपके, जिसमें हम ये स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि चारों ऐसे समय हैं जब हम चीज़ों को अपना सकते हैं जिससे है डिजीज नहीं होगी। तो वही था चारों, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसी में हमारा लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया मतलब इंडिया में ज़्यादातर क्या कौन से डिजीज़, कौन से बीमारियों का सबसे ज़्यादा मतलब केसेस देखे गए कम्युनिटी में, सबसे ज़्यादा चीज़ें कम्युनिटी में। अगर जो कम्युनिटी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में जब विजिट करते हैं तो ये होता है कि यहाँ पर्टिकुलर एरिया से इतने मरीज इसके आ रहे हैं। तो वही जियोग्राफिकल रीजन का, कम्युनिटी का हमने स्टार्ट किया था तो वही बताया था, जियोग्राफिकल रीजन किसी एरिया में बहुत ज़्यादा उस तरीके की बीमारी फैली हुई है तो क्या मतलब प्रॉब्लम है हेल्थ का, क्या है, उसी को हम पढ़ेंगे। इंडिया फेसेस विद द वाइड रेंज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, पुअर सैनिटेशन, माल न्यूट्रिशन एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया आता है तो आप 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। क्या है आपका, इंडिया फेसेस क्या करता है, रेंज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इन ड्यू टू क्या हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, पुअर सैनिटेशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है। ये कारण हैं आपके जो प्रॉब्लम दे सकते हैं। दिस प्रॉब्लम अफेक्टेड बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब होते क्या हैं, हम आगे बढ़ें। कम्युनिकेबल में वो आगे जो जिसमें आपका डिजीज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये कम्युनिकेबल में आते हैं, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रूप से फैले होते हैं। उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, लेप्रोसी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस की बात करते हैं,
इन्फेक्शन की बात करते हैं, डायरियल डिजीज की बात करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी? तो ध्यान देना, अगर वो आता है तो आप सीधे ले सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया के केसेस ज़्यादा देखते हैं, चिकनगुनिया के केसेस ज़्यादा देखते हैं, लेप्रोसी केसेस देखते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, रिस्पायरेटरी हो गया, ठीक, इन्फेक्शन हो गया, डायरियल डिजीज हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, आपका डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज, सीओपीडी, अस्थमा, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो ये जो मेनली हैं ये आपके कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा इनके केसेस देखे जाते हैं, डिजीज ये प्रॉब्लम हेल्थ वाच करते हैं। उसके बाद से तीसरा आता है, दो हमने देख लिया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। तीसरा है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इफिशियंसी, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, ओबिसिटी, लाइफ स्टाइल रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ इशू। तो ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आते हैं इंडिया में, जिसमें आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आ गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आ गई, विटामिन की डिफिशियंसी आ गई, ठीक है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, हमने देख लिया है। ओवर पॉपुलेशन अगर हो जाता है तो क्या हो सकती है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना ज़्यादा बर्डन उस पर आता है कि सभी चीज़ें मॉनिटर नहीं कर पाती है। हाई बर्थ रेट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, MMR, IMR, आपका नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि हमें उसे रोकने के लिए नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग जरूरत है। अगर जो हाई पॉपुलेशन प्रॉब्लम आपका ये कैसे होता है? ओवर पॉपुलेशन, हायर बर्थ ऑफ रेट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक। इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम, पुअर सैनिटेशन, अनसेफ ड्रिंक वाटर, पॉल्यूशन, इसमें आपका एयर, वाटर, नॉइज, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, और सब्सटेंस यूज एब्यूज में आपका टोबैको, ड्रग एंड एल्कोहल। यानी कि अगर जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहा है तो ये आपका ये बताता है, कहीं आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपका इंडिया हेल्थ प्रॉब्लम में ही आता है। क्या प्रॉब्लम में काज कर सकता है? आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपका एल्कोहल, टोबैको, ड्रग में आ सकता है। तो क्या? इन्वायरमेंटल और सोशल। तो क्लियर हुआ हमने क्या किन किन 5 चीज़ों पे बात की है, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया में क्या क्या आ सकता है आपका? पहला कम्युनिकेबल था, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल था, तीसरा क्या था? न्यूट्रिशन था। कम्युनिकेबल में हमने ये डिजीज देखे थे कि ये डिजीज ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं इंडिया में। दूसरा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से तो आ सकती है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, और इन्वायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हमारा ये यूनिट यहीं खत्म होता है। इसमें अगर जो कोई टॉपिक छूटा रहेगा तो हम उसको अलग से किसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, वैसे छूटा नहीं है। एक बार हम लोग सिलेबस फिर से रिवाइज कर लेंगे। हमने सारी चीज़ें कवर कर दी, पहले लेक्चर में भी मैक्सिमम चीज़ें आ गई थी और इसमें भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कोई डाउट होता तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और कमेंट में आप लोग क्वेश्चन और जो भी इसमें कुछ गलतियां अगर होती हैं या फिर और इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए, उसके पूरी तरीके से हम लोग काम करेंगे उस पर। तो अब सेकेंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्द ही। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। सारी चीज़ें हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी अच्छे लेक्चर और भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे। नए नए टीचर जुड़ रहे हैं और बहुत ही जोश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इस पर।
और आगे जो भी आप लोग की हेल्प हो सकती है, जिस भी नर्सिंग के रिकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस सारी चीज़ों को सॉल्व करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।